हमारी पार्लियामेंट ने एक नया लॉ पास किया है ऑनलाइन गेमिंग को लेके। इसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन देंगे? PROG Act, in other words, Promotion and Regulation of Online Gaming Act 2025. तो मैम दिस इज़ नॉट अ न्यू लॉ एंड दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि बहुत ही रिसेंट ट्रेंड है. दिस गोज़ बैक टू द कोविड एरा. जो खेल रहे हैं बच्चों पर एप्लीकेबल होगा, किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप पे एप्लीकेबल होगा या फिर स्टेट्स पर एप्लीकेबल होगा, किस तरह से आप इसको बताएंगे? मैम देखिए, ये जो एक्ट है दैट्स द ब्यूटी ऑफ द एक्ट कि ये किसी एज ग्रुप पे या किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे अप्लाई नहीं होता है या किसी इकोनॉमिक ग्रुप पे. इट अप्लाइज टू एवरीबडी. तो अगर हम यूपी की बात करें, यूपी में क्या ये एप्लीकेबल है? नहीं मैम, यूपी गवर्नमेंट ने कभी भी ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन बेटिंग, गैम्बलिंग पे अभी तक कोई स्पेशल लॉ पास नहीं किया था. अगर हम बात करें मैम, किस तरह से इसको एनफोर्स करेंगे? मतलब अगर कोई खेल रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो क्या कोई पनिशमेंट भी गवर्नमेंट ने डिसाइड की है इस एक्ट के अंदर? ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के हिसाब से हमने इसको एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया है. तो क्या उसको कहीं और से ऑपरेट करके कुछ इस तरह से उसको जिताया या हराया जा सकता है? मतलब कुछ बायसनेस इसमें हो सकती है? मैम वैसे मोस्टली जो गेम्स होते हैं वो ऑटो प्ले मोड पे चलते हैं. Okay. तो जो कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन उन गेम्स को बना रही है या जो उनको प्लेटफॉर्म्स पे रन कर रही है, उनका रोल लिमिट हो जाता है एक बार कोई उनको गेम्स को खेलने लगे. Hello everyone, I am Abha Tyagi, Assistant Professor from Camcus College of Law. Today we are here to discuss about the Online Gaming Act, which our Parliament has officially passed on 21st August 2025. For this, today we are here with us, Advocate Akshi Goyal ma'am. She is also Assistant Professor at Camcus College of Law. Over to you, ma'am. Welcome, ma'am. Welcome to our podcast. Thank you, ma'am. Thank you for having me here. And it's a very good initiative जो हमारे कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ ने स्टार्ट किया है. एंड आई बिलीव ऐसे और इनिशिएटिव्स होने चाहिए जहाँ पे हम रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स सबको रीसेंट गेमिंग लॉज, किसी भी लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें. सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. वेलकम. और तो मैम आप कुछ बताएंगे हमें, इस नए ये हमारी पार्लियामेंट ने एक नया लॉ पास किया है ऑनलाइन गेमिंग को लेके, इसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन देंगे? तो मैम देखिए, ये जो हमारा रिसेंट गेमिंग एक्ट है, PROG Act, in other words, Promotion and Regulation of Online Gaming Act 2025. तो मैम दिस इज़ नॉट अ न्यू लॉ एंड दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि बहुत ही रिसेंट ट्रेंड है. दिस गोज़ बैक टू द कोविड एरा, इफ़ आई मे हाईलाइट अ बिट. तो मैम बिकॉज ऑफ कोविड व्हाट हैपेंड वाज एवरीबडी वाज एट होम. हर कोई अपने फ़ोन्स और टैबलेट्स, लैपटॉप्स में ही स्टक था. सारे ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम में कन्वर्ट हो गए थे. क्लासेस बच्चों की ऑनलाइन हो गई थी. सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंड वाज मैम, एवरीबडी गॉट एक्सेस टू फ़ोन. यंगस्टर्स, छोटे छोटे बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन, सब फ़ोन्स में लगे हुए थे. सो मैम व्हाट हैपेंड वाज बिकॉज ऑफ द कोविड हमारी कंट्री में डिजिटल पेनिट्रेशन बहुत एक्सीड हुआ. और जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है, यू वोंट बिलीव मैम, 300% से राइज हुआ. एवरीबडी गॉट एक्सेस टू फोन्स. हर किसी के पास 4G कनेक्शन आ गया. और इससे अराइज हुआ हमारा ये ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री. इफ़ आई मे गिव यू सम डेटा मैम, सो हमारी कंट्री में जितने भी ग्लोबली देखा जाए तो जितने ऑनलाइन गेमर्स हैं उसका 20% पॉपुलेशन इंडिया में है मैम. सो आप इसी से ही समझिए कि कितने कितने लार्ज स्केल पे इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं. बच्चे बड़े सब इनको यूज़ कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं. एंड अब मैम द इशू वाज बिकॉज ऑफ दिस यंगस्टर्स में, बच्चों में मेंटल हेल्थ इश्यूज़. क्योंकि ऑन एन एवरेज अराउंड 3 to 6 आवर्स बच्चे, आई मीन मैं अगर बात करूँ 9 to 17 ईयर्स जो बच्चों का ये एज ग्रुप है, अराउंड 3 to 6 ईयर्स वो अपने आज अपने एक दिन के वो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पे बिताते हैं. सो इससे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ मैम, आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, फिर जितने आपके मनी रिलेटेड गेम्स होते हैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर देना, एंड टू दी एक्सटेंड कि लोगों को अपने एसेट्स बेचने पड़ गए ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट करने की वजह से. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस कुछ टेरर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट ने डिटेक्ट करी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड क्रिप्टो का यूज़ हो रहा था. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस इट वाज द नीड ऑफ द आवर कि हम एक लेजिस्लेशन लेके आएँ जिससे हम ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट कर पाएँ. एंड एज द नेम सजेस्ट मैम, हम सिर्फ रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, प्रमोट भी कर रहे हैं. सो एक मिसकंसेप्शन है जो मैं क्लियर करना चाहूँगी आज इस माध्यम से
कि हम सिर्फ उसको कम्प्लीटली रेगुलेट नहीं कर रहे हैं या प्रोहिबिट नहीं कर रहे हैं, हम प्रमोट भी कर रहे हैं कुछ स्पोर्ट्स को। मैं अभी आगे आपको पूरा डिस्क्राइब करूंगी स्पोर्ट्स के बारे तो में। मैम क्या ये ऑनलाइन गेमिंग इतना ह्यूज टॉपिक है कि इसके लिए हमारे गवर्नमेंट को लॉज बनाने पड़ गए? बिल्कुल मैम, इट्स अ वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द डिजिटल इंडस्ट्री टुडे। आईटी सेक्टर, डिजिटल सेक्टर का बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है ऑनलाइन गेमिंग। एंड इफ आई मे हाईलाइट मैम, जो आज की इन द कमिंग फ्यू years, I can say probably in the next 10 years, it's going to reach to a level of अगर इकोनॉमी में देखा जाए या मॉनिटरी टर्म्स में देखा जाए तो अराउंड 9 बिलियन इकोनॉमी क्रिएट कर सकता है ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म। इतना पोटेंशियल है और इतना एंगेजिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये कि इनका इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। एंड मैम सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि इन द लास्ट फ्यू years अराउंड 300 करोड़ टैक्स इवेजन हुआ है हमारी इकोनॉमी से बिकॉज ऑफ ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स। सो मैम इसके दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ये हमारी कंट्री के लिए भी कुछ हद तक सही नहीं है ना, टैक्स इवेजन। मैम दिस इज अ समथिंग मैं पार्शली सही है, पार्शली हमारी कंट्री के लिए एक हार्मफुल प्लेटफॉर्म भी हो सकते हैं। तो बेसिकली मोटिव क्या है इस लॉ को पास करने का? गवर्नमेंट क्या किस मोटिव से इसको लेकर आई है लॉ को? तो मैम जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, एज द नेम सजेस्ट, प्रमोशन एंड रेगुलेशन, तो हम रेगुलेट कर रहे हैं, वी आर रेगुलेटिंग ऑनलाइन गेम्स एंड वी आर ऑल्सो प्रमोटिंग सर्टन गेम्स। सो कुछ ऐसे गेम्स हैं जो कि इकोनॉमी के लिए हार्मफुल हैं, उनको हम रेगुलेट करेंगे। और जो जैसे कि कोई स्किल बेस्ड गेम है मैम, फॉर एग्जांपल आई एम श्योर आपके नोन में होंगे, बच्चे होंगे तो ऐसे बहुत गेम्स खेलते हैं जो एंटरटेनिंग होते हैं, या डेक्सटेरिटी या मेंटल एबिलिटी, एजिलिटी वाले गेम्स होते हैं मैम, जो लोग बच्चों की स्किल्स को प्रमोट करते हैं। तो वैसे वाले गेम्स हैं उनको हम प्रमोट करेंगे। उसके अलावा मैम जो उसका और एम मैं कहूँगी वो है एक रेगुलेटरी ओवरसाइट मैकेनिज्म क्रिएट करना इस एक्ट के थ्रू, बिकॉज करेंटली वी डू नॉट हैव एनी अथॉरिटी पर से दैट इज डीलिंग विथ ऑनलाइन गेम्स। So this act also aims to come up with a new regulatory authority and a new regulatory mechanism, oversight mechanism for online gaming. Apart from that, ma'am, because whoever plays game is a consumer ultimately, so it also tries to ensure that we protect our consumers, especially the youth, because in India today currently 27% of the population is youth. हम अपने demographic dividend वाले phase में चल रहे हैं, so it's very important to ensure कि youth productive activities में involve हो, efficiency बढ़े यूथ की, स्किल डेवलपमेंट हो। सो कंसिडरिंग दैट हम इसमें यूथ को प्रोटेक्ट करेंगे, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करेंगे इन अदर वर्ड्स थ्रू दिस एक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट मैम, ऑफ कोर्स पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी, बहुत सारे ऐसे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये एक्ट काफ़ी प्रोग्रेसिव एक्ट है, आई मस्ट से सो। Was there any legislation previously we have regarding this online gaming? Ma'am, for online gaming, there was no legislation because online gaming is a recent trend, जो कि पिछले कुछ सालों में आया है. However, ma'am, betting and gambling has always been protected, restricted by the government. हमारा state list में entry 32 है, which talks about betting and gambling. So states have had the power to regulate online betting and gambling. So काफ़ी states ने इसको ban करा हुआ है. There are few states जिन्होंने इसको अलाउ भी करा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल गोवा, दमन एंड दीव, सिक्किम, काफ़ी ऐसी कुछ देयर आर फ्यू स्टेट्स जहाँ पे a certain amount of gambling is allowed, but there has been no legislation per se. So we have had an act. हमारे पास पहले एक gambling act था. That was a very old act. तो मैम अगर हम previous laws की बात करें तो हमारे पास gambling act था. That was a 1867 act. So, but that was a very archaic, ancient act, I may say so. क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की कोई बात नहीं होती उसमें, एंड उसकी कंप्लीट एप्लीकेबिलिटी भी नहीं थी मैम. सो वी हैव नॉट हैड एनी एक्ट, कोई ऐसा लेजिस्लेशन नहीं है जो ऑनलाइन गेमिंग पर डील करे. हाउएवर रिसेंटली कुछ स्टेट्स ने इस एक्ट के आने से पहले ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग और गेमिंग को कंट्रोल करने की कोशिश की थी. फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु. तो फ्यू सदर्न स्टेट्स हैव ट्राइड, उन्होंने कोशिश करी है, गैम्बलिंग ऑनलाइन गेमिंग एक्ट्स पास करे हैं, बट एक यूनिफॉर्म लॉ नहीं था हमारे पास. सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ इस पे अपने जजमेंट्स दिए हैं. एक प्रीपोंडरेंस ऑफ स्किल डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रोपाउंड की थी
जिसमें ये कहा था कि अगर कोई भी गेम ऑफ स्किल है, यानी कि कोई स्किल एनहांसमेंट हो रही है या किसी की अपनी इंटेलेक्ट लग रही है, तो हम उसको परमिट कर सकते हैं। हाउएवर अगर कोई गेम सिर्फ गेम ऑफ चांस है तो दैट वाज प्रोहिबिटेड। बट मैम पर से ऑनलाइन गेमिंग को लेके हमारे पास कोई लॉ नहीं था। सो आई मे तो से इट वाज द नीड ऑफ द सोसाइटी, यस मैम, इट वाज द नीड ऑफ द सोसाइटी, इट वाज द नीड ऑफ तभी द शायद आवर। पार्लियामेंट ने इतना हरी में इतना एक्ट पास किया है। Yes, ma'am, of course. But ma'am, if you see, आज के टाइम में it has become such a huge sector of the economy and job growth काफ़ी हुई है इस सेक्टर से, और एम्प्लॉयमेंट दी है, इकोनॉमी को भी काफ़ी कुछ दिया इस सेक्टर ने। एंड बट एट द सेम टाइम इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज इतने बढ़ गए थे कि इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत थी। रिक्वायरमेंट। यस मैम। अच्छा मैम, इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में आप कुछ बताएंगी? मतलब किस पर एप्लीकेबल होगा ये एक्ट? जो खेल रहे हैं बच्चों पर एप्लीकेबल होगा, किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप पे एप्लीकेबल होगा, या फिर स्टेट्स पर एप्लीकेबल होगा? किस तरह से आप इसको बताएंगे मैम? मैम देखिए, ये जो एक्ट है दैट्स द ब्यूटी ऑफ द एक्ट कि ये किसी एज ग्रुप पे या किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे अप्लाई नहीं होता है या किसी इकोनॉमिक ग्रुप पे। इट अप्लाइज टू एवरीबडी। सो फ्रॉम अ एडोलेसेंट टू अ सीनियर सिटीजन, जो कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे गेम्स खेल रहा है, उन सब पे ये एक्ट अप्लाई होता है। और मैम द ब्यूटी ऑफ द एक्ट इज, इसकी खास बात ये है कि जो प्लेयर्स हैं जो गेम्स खेल रहे हैं, दे आर नॉट एक्चुअली कल्प्रिट्स, उनको विक्टिम्स की तरह ट्रीट किया गया है इस एक्ट के थ्रू। सो जो भी कंपनीज, कॉरपोरेशंस, इंडिविजुअल्स गेम्स बना रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं, एक्चुअली उनको अकाउंटेबल होल्ड करते हैं हम इस एक्ट के थ्रू। हम इंडिविजुअल्स को, जो तो मैम जो प्लेयर्स बच्चे हैं, जो जैसे मेरा ही बेटा है, वो गेम खेलता है पूरे दिन, तो क्या मतलब उस पर भी ये चीज़ें एप्लीकेबल होंगी अगर वो कोई मनी गेम में इन्वॉल्व होता है? सपोज जैसे हमने केसेस भी देखे हैं, सुसाइड भी किए हैं बच्चों ने इस लेवल तक गेम खेला है कि उन्होंने फाइनेंशियल लॉस किया है, उसके बाद दे अटेम्प्टेड सुसाइड। तो क्या उन पर भी ये एप्लीकेबल होगा ये? यस मैम, एवरीबडी जो कोई गेम खेल रहा है, ही इज़ अ कंज्यूमर, ही और शी इज़ अ कंज्यूमर। तो उन सब पे ये एक्ट अप्लाई होता है। और रही बात मैम स्टेट्स की, जैसा आपने मुझसे सवाल किया, तो मैम इट्स अ यूनिफॉर्म लॉ विच अप्लाइज टू एवरीबडी। यूनियन पार्लियामेंट ने इसको पास किया है, तो इट अप्लाइज टू ऑल स्टेट्स, ऑल यूनियन टेरिटरीज अक्रॉस द कंट्री। Okay, ma'am. Is there any chance of conflict between the states and union regarding this act? यस मैम, जब ये पार्लियामेंट में टेबल हुआ था तो थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट था, डिस्कशन था, डिबेट था, बिकॉज मैम बेटिंग एंड गैम्बलिंग इज अ स्टेट सब्जेक्ट। ठीक है, सो स्टेट्स अभी तक इसको रेगुलेट करती थी अपनी अपनी कंसर्न्स के हिसाब से, अपनी इकोनॉमी के हिसाब से। तो मैम आप ये बताइए, जो एक्ट है ये किस पर एप्लीकेबल होगा? एक पर्टिकुलर एज ग्रुप पे एप्लीकेबल होगा, या फिर किसी स्टेट पर पर्टिकुलर, या ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होगा? ये इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में आप कुछ प्लीज बताइए। मैम अगर इसकी एप्लीकेबिलिटी की हम बात करें, तो ये किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे अप्लाई नहीं होता है, ये सब पे अप्लाई होता है। सो फ्रॉम एन एडोलेसेंट, एक छोटे बच्चे से लेके एक सीनियर सिटीजन तक अबव 60 एक ईयर्स। सेकेंड मैम, जैसे आपने बोला एक वर्ड अडोलेसेंट, आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे इस वर्ड के बारे में थोड़ा सा? तो मैम ये सब पे अप्लाई होता है, एडोलेसेंट्स से लेके एडल्ट्स, छोटे बच्चे भी, क्योंकि मैम आज के टाइम में छोटे बच्चों को फॉर वेरियस रीजन सबके पास फ़ोन एक्सेसिबिलिटी आ जाती है, तो छोटे बच्चों पे भी अप्लाई होता है। तो इसमें कोई एज बार नहीं है, ये सब पे अप्लाई होता है। और किसी भी पूरी कंट्री के, क्योंकि मैम जो गेम्स होते हैं, एक स्टेट में डेवलप होने वाला गेम किसी दूसरी स्टेट में प्ले किया जा सकता है, तो हम आइडियली इसको हम टेरिटरी वाइज डिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर सकते। तो मैम उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये ऑल ओवर इंडिया, सब स्टेट्स पे, यूनियन टेरिटरी, सब पे अप्लाई होता है और सब सिटीजन्स पे अप्लाई होता है मैम ये एक्ट आपका। तो मैम जैसे कोई गेम बना है, वो कहीं बाहर बना है, मतलब फॉरेन कंट्री में बना है, और उसको यहाँ पर हम लोग प्ले कर रहे हैं, हमारे बच्चे खेल रहे हैं, हमारे यूथ खेल रहा है, तो इसमें किसको लायबल ठहराया जाएगा? मैम देखिए, अगर कोई गेम किसी फॉरेन कंट्री में बना है और अगर वो इंडिया में कोई यूज़ कर रहा है, तो वो इंडिया की इंटरनेट सर्विसेज अवेल कर रहा है, और तो सर्विस प्रोवाइडर भी इंडिया में होगा उसका, ठीक है, और उसका जो प्ले हो रहा है वो भी इंडिया में हो रहा है। तो इंडियन अथॉरिटीज़ के पास अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इतनी पावर होगी कि वो उस गेम को ब्लॉक कर सकें और उस प्लेयर को रिस्ट्रिक्ट कर सकें वो गेम खेलने से। तो अगर इंडियन टेरिटरी में मैम कुछ भी हो रहा है, कोई भी ऑनलाइन गेम खेला जा रहा है जो कि बैंड है, तो इंडियन अथॉरिटीज़ के पास इतनी पावर है कि वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और ये एक्ट उस पर अप्लाई होगा मैम।
फॉर एग्जांपल मैम, जैसे अभी करंटली इंडिया में एक बॉडी है सर्टेन, तो क्योंकि इस एक्ट के थ्रू कोई अथॉरिटी को बनाने में हमें टाइम लगेगा, इस्टेब्लिश करने में टाइम लगेगा। तो अभी करंटली उस बॉडी के पास ये अथॉरिटी है, ये पावर्स हैं कि अगर कोई भी ऐसा गेम है जो इंडियन टेरिटरी पे खेला जा रहा है, जो कि हमें लगता है कि रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए एज पर द एक्ट, तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैम, इस एक्ट के आने से पहले भी सर्ट इन के पास इतनी पावर थी कि अगर कोई भी चीज़ है जो हमें पब्लिक हेल्थ, पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट लगे, तो वो पहले भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता था। अब इस एक्ट से मैम उसका जो होराइज़न है, जो उसका पूरा दायरा है, हमने उसको और ब्रॉडन कर दिया है। हमने उसमें काफ़ी टाइप के गेम्स को इंक्लूड करा है, काफ़ी टाइप के गेम्स को रिस्ट्रिक्ट भी किया है, बट हमने उसको प्रॉपरली डिफ़ाइन किया है और उसके प्रॉपरली पूरे उसके दायरे सेट करे हैं कि कौन से गेम्स अलाउ होंगे, कौन से गेम्स अलाउ नहीं होंगे, किस तरीके से उनको एडवर्टाइज़ किया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस, पूरा सेग्रीगेशन कैटेगरीज़ में जो हमने बाँटा है, वो सब इस एक्ट के थ्रू हमने किया है मैम। What will be the legal position of this act, ma'am, regarding states and union? ओके मैम। सो मैम, ये एक यूनियन लॉ है, तो ये पूरी कंट्री में यूनिफॉर्मली अप्लाई होगा। अब मैम, कुछ स्टेट्स में ऑफ कोर्स इस एक्ट की वजह से इश्यूज़ अराइज़ हो सकते हैं, हुए भी हैं मैम। उसका रीज़न ये है मैम, क्योंकि कुछ स्टेट्स में ये अलाउड था। क्योंकि जो बेटिंग एंड गैम्बलिंग है, इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट मैम। वो तो जिन एंट्री स्टेट्स में ये 32 अलाउ था उनके लिए तो प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल मैम। इनफैक्ट मैम, कुछ ऐसी स्टेट्स कॉन्फ्लिक्ट हैं भी हो जो, सकता है स्टेट और यूनियन में। यस मैम, कुछ स्टेट्स हैं जो अपना काफ़ी हद तक रेवेन्यू ऑनलाइन बेटिंग एंड गैम्बलिंग बैटिंग से मैम अपना डिराइव करते थे। तो उन्होंने काफ़ी इसको अपोज़ भी किया है। बट मैम, अल्टीमेटली जो पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं अंडर एंट्री, हमारी जो यूनियन लिस्ट है, अकॉर्डिंग टू द यूनियन लिस्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो किसी भी ट्रेड कॉर्पोरेशन को, बिजनेस प्रोफेशन को रेगुलेट कर सकती है। सो अकॉर्डिंग टू द यूनियन लिस्ट, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो ऐसा लॉ बना सकते हैं जिससे हम कोई भी प्रोफेशन, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ ट्रेड और अ प्रोफेशन, ये एक पूरा बिजनेस सेक्टर है, तो हमारी गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है कि उसको रेगुलेट कर सकते हैं। इट मीन्स गवर्नमेंट तैयार है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, राइट? हाँ मैम, एंड मैम, इट हैज़ बीन पास्ड, हमारी लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेज ने इसको पास कर दिया है। इसको, जैसा कि आपने बताया मैम, इसको 21 अगस्त को प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई तो थी। मैम इतनी जल्दी क्या थी इसको पास करने की कि पार्लियामेंट ने सिर्फ 7 मिनट में इसको पास कर दिया? मैम, बिकॉज आई मीन इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस थे, क्योंकि मैम एक तो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी हैं, दे ऑल अंडरस्टूड, सबको समझ आया कि इसके जो बेनिफिट्स हैं इस एक्ट को पास करने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा हैं और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, बट उसको रेगुलेट किया जा सकता है मैम। कंपैरेटिवली बेनिफिट ज्यादा है, राइट? हाँ जी मैम, क्योंकि पूरी यूथ इन्वॉल्व है। आप ये देखिए कि कितनी लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन यूथ एक है। 9 साल से स्टार्टिंग से बच्चा लेके ओल्ड एज पीपल भी इसमें इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल सीनियर मैम। सिटीजन इन्वॉल्व हैं, हर तो कोई मैम, गेम खेलना चाहता है, एंटरटेन करना चाहता है, पैसा बिल्कुल मैम। कमाना चाहता है। तो उस एंड पैसे मैम, कमाने के चक्कर में आपने भी देखा होगा कितने बच्चों का नुकसान हुआ है, इसमें लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है पेरेंट्स को पता ही नहीं है बच्चे क्या कर रहे हैं, बिल्कुल मैम। दे आर एंड मैम, टेकिंग एवरीथिंग। टू दी एक्सटेंड की कुछ जगह, जैसे क्योंकि इन विलेजेस लोगों को उतनी एजुकेशन नहीं होती है, अवेयरनेस नहीं होती है अपने राइट्स को लेके, या डिजिटल वर्ल्ड में क्या चल रहा है इतना पता नहीं होता। तो मैम, कुछ जगह पेरेंट्स को अपने खेत बेचने पड़े हैं क्योंकि बच्चों ने इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो मैम, ऐसे बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड इंस्टेंसेस हैं। अटेम्प्ट तक भी किए हैं, जैसे केसेस हमने सुने हैं। बिल्कुल मैम, एज पर रीसेंट रिपोर्ट्स पिछले 30 मंथ्स में 32 डेथ्स हुई हैं। तो हर बिकॉज ऑफ महीने ऑनलाइन एक। गेमिंग। यस मैम। ओह माय तो गॉड। इसका इसका जो मैम रेपरकशंस हैं, यानी कि इसके जो हमारी समाज में जो प्रभाव है, स्पेशली यूथ पे मैम, काफ़ी नेगेटिव बच्चा है। है, बच्चे को पता नहीं होता मैम क्या सही है क्या गलत, उसके लिए तो बेनिफिट हो रहा है, पैसा आ रहा है, वेल एंड गुड। बिल्कुल मैम। अच्छा, जैसे मैम आपने बताया कुछ स्टेट्स में ये एप्लीकेबल है, मतलब पहले से ही चलता आ रहा है, तो क्या यूपी की अगर हम बात करें, हम यूपी में बैठे हैं यहाँ पे गाजियाबाद में, तो अगर हम यूपी की बात करें, यूपी में क्या ये एप्लीकेबल है? पहले था इसके रिगार्डिंग कुछ? नहीं मैम, यूपी गवर्नमेंट ने कभी भी ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन बेटिंग गैम्बलिंग पे अभी तक कोई स्पेशल लॉ पास नहीं किया था। तो तो मैम, अलाउ किया था, मतलब इसको अलाउड था? नहीं मैम, अलाउड नहीं था। ओके। इन यूपी गवर्नमेंट ने, क्योंकि हमारा ये स्टेट सब्जेक्ट है,
तो जिन स्टेट्स ने अलाउ कर दिया, बट ओवरऑल क्योंकि हमारा एक पहले का एक्ट चला आ रहा है, मेजोरिटी ऑफ पोर्शन ने मतलब अलाउ नहीं किया था। यस मैम, जो Okay. हमारा पुराना एक्ट है 1867 का, एज पर दैट एक्ट आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो एक्ट तो पूरी कंट्री पे अप्लाई होता है मैम, तो एज पर दैट एक्ट यूपी गवर्नमेंट ने भी इसको परमिट नहीं किया था। जिन स्टेट्स ने परमिट किया है उन्होंने स्पेशली लॉ के थ्रू इसको परमिट किया है। और ऑनलाइन गेमिंग की बात करें तो कुछ स्टेट्स ने रिसेंटली इसको अपनी वहाँ पे बैन करना स्टार्ट किया है मैम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग को प्रोहिबिट कर दिया है। मैम अगर इसमें गेम्स की हम बात करें तो इसमें कौन कौन से गेम्स, आप कुछ गेम्स के बारे में डिस्कस करेंगी ताकि हमारे व्यूअर्स को कुछ और नॉलेज हो कि कौन कौन से गेम्स इसमें बैन किए गए हैं, किसको खेल सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं? तो एज पर द एक्ट, इस एक्ट ने ऑनलाइन गेम्स को 3 कैटेगरीज में बांटा है। सबसे पहले आता है आपका RNGs, रियल मनी गेम्स। तो जो भी गेम्स में मनी इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल बहुत कॉमन प्लेटफॉर्म्स हैं, ड्रीम 11, फैंटेसी। तो जिन भी प्लेटफॉर्म्स में गेम्स में मनी इन्वॉल्व होता है वो होते हैं रियल मनी गेम्स। तो इस एक्ट ने रियल मनी गेम्स को कम्प्लीटली बैन किया है मैम। और जो दूसरी 2 कैटेगरीज हैं आपकी, सोशल ऑनलाइन गेम्स एंड द थर्ड कैटेगरी इज ई स्पोर्ट्स। अब मैम ये जो 2 कैटेगरीज हैं, दीज आर गेम्स ऑफ स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा गेम जिसमें बच्चों की मेंटल एबिलिटी या मेंटल स्किल्स इन्हांस हो रही हैं। आपने देखा होगा स्ट्रैटेजी वाले गेम्स होते हैं, रोड ब्लॉक्स, ऐसे बहुत Roadblocks. गेम्स होते हैं जो आजकल बच्चे खेलते हैं, जो स्किल बेस्ड गेम्स होते हैं। तो या फिर जैसे काफ़ी ऐसे गेम्स होते हैं जो एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए या नॉलेज पर्पस के लिए खेले जाते हैं। तो जो ऑनलाइन सोशल गेम्स होते हैं उनको ये एक्ट प्रमोट करता है। और जो थर्ड कैटेगरी है ई स्पोर्ट्स, एंड मैम ई स्पोर्ट्स इज सच अ, ये इतनी ट्रेंडिंग और इतनी फोर्थ कमिंग कैटेगरी है कि अब ओलंपिक्स में भी हमने ई स्पोर्ट्स को एक स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया है। तो बिकॉज ऑफ दिस हम चाहते हैं कि ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स जो कि स्किल बेस्ड गेम्स हो उनको प्रमोट करें। तो उनके लिए भी एक थर्ड कैटेगरी बनाई गई है, एंड एज पर द एक्ट के हिसाब से इनको और प्रमोट किया जाएगा। तो मैम अगर हम इसको समझें सिंपल भाषा में तो 3 कैटेगरीज हैं। एक है आपके रियल मनी गेम्स, दूसरे हैं आपके ई स्पोर्ट्स, एंड थर्ड कैटेगरी सोशल ऑनलाइन सोशल गेम्स। तो जो आपके रियल मनी गेम्स हैं अब इस एक्ट के एनफोर्समेंट के बाद वो कम्प्लीटली बैन हो जाएंगे। तो कोई भी ऐसा गेम जिसमें मनी इन्वॉल्व है, जिसमें हर लेवल पे आपको और ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, तो वो कम्प्लीटली बैन हो जाएंगे मैम। हावेवर जो भी गेम्स हैं जिसमें अगर कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन फ़ी देनी है और कोई नॉलेज बेस्ड एंटरटेनमेंट बेस्ड गेम है या फिर कोई ई स्पोर्ट्स है, तो उसको हम प्रमोट करेंगे इस एक्ट के थ्रू। तो इसके 2 फेस कह सकते हैं आप कि 2 तरीके के इस एक्ट के एम है। एक हो गया कुछ ऐसे गेम्स को रिस्ट्रिक्ट करना जो कि मनी गेम्स हैं, और जो बाकी 2 कैटेगरीज हैं उनको प्रमोट करना। तो इस वजह से हम इस एक्ट को एक प्रोग्रेसिव एक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली बैन नहीं कर रहा है आपके सारे ऑनलाइन गेम्स को। ये कुछ गेम्स को बैन कर रहा है, और जो गेम जिससे स्किल एनहांसमेंट हो सकता है या एंटरटेनमेंट पर्पसेस I'm के sorry लिए। मैम आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं एक्चुअली जानना चाहती हूँ, मेरा खुद का बेटा है 10 साल का, वो गेम खेलता है, ऑनलाइन गेम खेलता है। आई डोंट नो मनी इन्वॉल्व तो शायद नहीं होता है उसमें, बट ही इज़ गेटिंग वेरी एग्रेसिव डे बाय डे। तो ये एग्रेशन कौन से, किस टाइप के गेम से आ सकता है आपकी, मतलब आप इसमें कुछ बताना चाहें, हमारे बच्चों के लिए ये थोड़ा बेनिफिशियल होगा। मैम देखिए, अगर आपका बेटा जो गेम खेलता है उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है तो वो रियल मनी गेम तो नहीं है। ओके। तो वो प्रॉबेबली मैम एक ऑनलाइन सोशल गेम हो सकता है। तो मैम सोशल गेम्स में क्या होता है कि अगर इसमें एक आप, टारगेट, कुछ पर्टिकुलर टारगेट उनको अचीव करने होते हैं बच्चों को, यस मैम, तो उसको अचीव करने के लिए वो इतने एग्रेसिव हो जाते हैं। समटाइम्स जब मैं उससे बात करती हूँ तो वो इतने एग्रेसिवली मुझसे बात करता है, ही डजंट केयर कि कौन कौन है सामने, कौन नहीं है। तो ये बच्चे की मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, राइट? एब्सोल्युटली मैम। और मैम ये सिर्फ आपके बेटे के साथ नहीं हो रहा बहुत है सारे, हाँ मैम, मैम। पूरा ये इनका एक गैंग होता है, पूरा एक कनेक्टिविटी होती है। ये आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, स्टूडेंट्स आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, मैम क्लासमेट्स आपस में कनेक्ट यही कर मैम लेते हैं। सोशल गेम्स है, And क्योंकि sometimes मैम I have heard about the abusive language. They use abusive language too while playing the games. तो कहीं से मुझे आवाज आती है, उधर उधर से कोई बोलता है, कुछ abusive language भी यूज करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आप कुछ बताना चाहेंगी, मैम ये एक बहुत ही बड़ा किस तरह ड्रॉबैक से इसको है। प्रोहिबिट कर सकते हैं? मैम इसको प्रोहिबिट करने के लिए हमने ये एक्ट बनाया है। और रही बात मैम ये जो आप बता रहे हैं कि अग्रेसिव बिहेवियर
या अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करना, मैम ये एक बहुत ही एक प्रेवलेंट या एक ऐसा कंसर्न था जिसकी वजह से ये इस एक्ट को बनाना और बहुत ज़रूरी हो गया। क्योंकि मैम अगर आपने कभी ऑब्जर्व करा हो अपने बेटे को गेम खेलते हुए, तो इन गेम्स में कलर्स, फिगर्स ऐसे फिगर्स यूज़ करे जाते हैं ताकि बच्चे और अट्रैक्ट हों। वर्ड्स भी कुछ अजीब से यूज किए जाते यस हैं। मैम, एब्सोल्युटली मैम। कई बार कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें पीछे से जो बैकग्राउंड नॉइस चल रही होती है या जो स्टोरी बिल्डअप की जाती है वो इस तरीके से की जाती है, उसमें ऐसे वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं ताकि कोई एक अलग ही कल्चर आपके सामने रखा एग्जैक्टली। जाए और प्रमोट किया जाए, जो कि प्रोबेबली बच्चे के लिए इतना हेल्दी नहीं होता उस एज में। तो इस वजह से मैम बहुत और ज़रूरी हो जाता है कि हम ऐसे गेम्स को रेगुलेट करें। तो मैम इस वजह से जो ये वाले गेम्स हैं, सोशल गेम्स हो गए, ई स्पोर्ट्स हो गए, इनको भी हम कंप्लीटली फ्री नहीं छोड़ेंगे। एज़ पर द एग्जैक्टली। एक्ट जो हम एक अथॉरिटी बनाएँगे, जिस अथॉरिटी का काम होगा इनको रजिस्टर करना, इन गेम्स को रेगुलेट करना, उसका प्राइमरी टास्क ये भी होगा कि अगर किसी गेम में कोई भी चीज़ ऑब्सीन है ऑब्सीन। या अगर वो अब्यूजिव है। हमारी यूथ के लिए हार्मफुल है किसी भी तरीके से, तो उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इस एक्ट के थ्रू इतनी पावर्स दी जाएँगी एक अथॉरिटी को। मैं अभी उसके बारे में आपको और डिटेल में बताऊँगी मैम। बट ओवरऑल मैम हमारा पर्पस यही है कि जो भी गेम्स हमें लगे कि वो मनी गेम्स हैं, उनको हम कंप्लीटली लिमिट करें और जो बाकी कैटेगरीज़ हैं, उनको हम रेगुलेट करें। तो मैम जैसे आपने बोला रेगुलेट करें, रेगुलेशन के लिए कुछ कोई मैकेनिज्म सेट किया है गवर्नमेंट ने, कैसे इसको रेगुलेट करेंगे? मैम एज़ पर द एक्ट के हिसाब से हम एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएंगे। ऑनलाइन ओके। गेमिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया में इस्टेब्लिश की जाएगी एज़ पर द एक्ट, जिसका काम होगा रियल मनी गेम्स को कंप्लीटली प्रोहिबिट करना, जिसका काम होगा हमारे ई स्पोर्ट्स को, ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रमोट करना, एट द सेम टाइम साथ ही साथ उसको रेगुलेट करना। क्योंकि कई बार जैसे कि अभी आपने बताया कि ऑब्सीन चीज़ें होती हैं इन गेम्स में, या कई बार इनमें सब्सक्रिप्शन फ़ी इतनी ज़्यादा रख देते हैं कि बच्चे कंपेल हो जाते हैं घर से पैसे लेने में, एग्जैक्टली। उनको सब्सक्राइब करने में। तो इसका टारगेट ये भी होगा ऐसे गेम्स को रेगुलेट करना मैम। उसके अलावा मैम इसको जो रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी उसको इतनी पावर दी जाएगी कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके। अगर कोई भी ऐसा गेम्स है या कोई भी ऐसी कॉर्पोरेशन है जो ऐसी किसी चीज़ में इन्वॉल्व्ड है, तो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर सकें। कुछ ऐसा है किसी चीज़ को सीज़ कर सकें जो उन्हें लगे कि हार्मफुल है यूथ के लिए। तो उस अथॉरिटी को इतनी भी पावर दी जाएगी। उसके अलावा मैम रेगुलेटरी मैकेनिज़्म में इस एक्ट ने प्रॉपर इसको एक ऑफेंस बनाया है ओके। टू प्रमोट, जैसे कि किसी भी ऐसे गेम को बनाना एज़ पर द एक्ट, ऐसे भी किसी गेम को बनाना, ऐसे किसी गेम को प्रमोट करना या बनाने में मदद करना, एड करना, या फिर ऐसे किसी गेम को आगे एडवर्टाइज़ करना, या अगर कोई बैंक है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि जिसमें मनी इन्वॉल्व है, या वो मनी के थ्रू सपोर्ट कर रहा है ऐसी कॉर्पोरेशंस को जो गेम बना रही हैं, उसको भी इन सब चीज़ों को जो हम एक अथॉरिटी एस्टैब्लिश करेंगे वो रेगुलेट कर सकती है मैम। तो इसके अलावा मैम हमने एक क्रिमिनल ऑफेंस की तरह एस्टैब्लिश किया है इसको। जैसे अभी आपने बताया रजिस्ट्रेशन के बारे में, मैम इसमें थोड़ा सा आप कुछ इलेबोरेट करना चाहेंगी? तो मैम एक्ट के हिसाब किस से पर मतलब किस तरह से इनको रजिस्टर किया जाएगा? जैसे कोई गेम बना, किसी भी कंट्री में बना, तो उसको रजिस्टर करने के लिए किस तरह से मतलब किया जाएगा इसको? तो मैम इस एक्ट के हिसाब से हमने रूल्स बनाए हैं। तो हमने ऑनलाइन गेमिंग रूल्स एस्टैब्लिश करे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, जिसके अंडर ये गेमिंग सेक्टर आता है। तो मिनिस्ट्री ने कुछ रूल्स बनाए हैं और अभी रिसेंटली ये रूल्स बने हैं, और इन रूल्स के हिसाब से हम एक रजिस्ट्री एस्टैब्लिश करेंगे जिसका काम होगा जितने भी ऑनलाइन गेम्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको रजिस्टर करना। तो जो ऑनलाइन गेमिंग रजिस्ट्री होगी, जितने भी ई स्पोर्ट्स हैं या सोशल गेम्स हैं, उनको वो रजिस्टर करेगी। और अगर उनमें कुछ ऑब्सीन है या अनफेवरेबल है, या उन्हें लगता है कुछ भी ऐसा है जो कि सामाजिक तरीके से सही नहीं लगता है उन्हें, तो उसको वो कट कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि इसको बदलिए, उसको अमेंड किया जा सकता है। तो इन सब पर्सपेक्टिव मतलब से इनिशियल स्टेज पर ही उसको बैन कर दिया जाएगा अगर इस तरह की कोई भी गलत चीज़ आगे आती है बिल्कुल तो? मैम बैन कर दिया जाएगा, और अगर कोई चीज़ उनको सही नहीं लगती तो उसको मॉडिफाई करने के लिए भी बोला जा सकता इंस्ट्रक्शन है। दे सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रजिस्ट्री करेगी, हर एक गेम पे उनकी नज़र होगी, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का मतलब ही ये होता है कि एक तरीके की स्क्रूटिनी लग जाती है किसी स्कूटी। चीज़ पे।
तो वो देखेगी मैम पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो मैम ये बात तो हो गई रेगुलेटरी बॉडीज़ की, आपने बता दिया कि रेगुलेटरी बॉडीज़ बनाएगा एक्ट। अगर हम बात करें मैम किस तरह से इसको एनफोर्स करेंगे, मतलब अगर कोई खेल रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो क्या कोई पनिशमेंट भी गवर्नमेंट ने डिसाइड की है इस एक्ट के अंदर? तो मैम ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के हिसाब से हमने इसको एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया है। तो इसके लिए अगर कोई भी ऐसे किसी गेम को ऑनलाइन रियल मनी गेम को प्रमोट करता है, एडवर्टाइज करता है, ऑपरेट करता है, तो उस पे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस लगेंगे। इसमें एक्ट के हिसाब से 3 साल की सज़ा होगी या फिर 1 करोड़ रुपीस का फाइन इम्पोज किया जाएगा। और अगर मैम कोई रिपीटेड ऑफेंडर है, अगर कोई बार बार और पेनल्टीज के बाद भी अगर ऑनलाइन मनी गेम्स को प्रमोट कर रहा है या बना रहा है, तो उसकी जो पनिशमेंट होगी उसको और बढ़ा दिया जाएगा। उस पे या तो 2 करोड़ रुपीस का फाइन लगेगा मैम, या फिर 5 इयर्स की, 5 साल की उस पे उसको सज़ा दी जाएगी मैम। तो ये बात तो हो गई मैम पेनल्टीज की और तो मैम ये जो इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट की। मिलेगी ये किसको मिलेगी? जो ऑपरेट कर रहा है उसको मिलेगी, जो एडवर्टीज कर रहा है उसको मिलेगी, या जो खेल रहा है? जो खेल रहा है उसको पनिशेबल ठहराया जाएगा इस एक्ट के अंदर? नहीं मैम, इस एक्ट के हिसाब से अगर कोई भी बच्चा है, कोई भी बड़ा है जो गेम खेल रहा है, वो एक विक्टिम है, ओके। तो उस हिसाब से उस पे कोई मनी नहीं है या कोई उस पे सज़ा नहीं है, तो इम्प्रिजनमेंट प्लेयर या को फाइन विक्टिम नहीं की है। तरह कंसिडर करता है ये यस एक्ट? मैम। तो जो एक्चुअल अकाउंटेबिलिटी है या जिम्मेदारी हम जिस किसी की होल्ड करेंगे वो है कॉरपोरेशंस, कोई इंडिविजुअल, कंपनीज, या अलग अलग आईटी हब्स होते हैं, अलग अलग कंपनीज होती हैं। तो जो ये बना रहे हैं गेम्स या उनको प्रमोट कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, या इनको एडवर्टाइज कर रहे हैं, या फिर मैम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इनको फंडिंग करते हैं इन कंपनीज की, उनको भी हम अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं। तो ये जितने भी इम्प्रिजनमेंट या फिर जो फाइन की सज़ा हैं, जो पेनल्टीज हैं, ये कंपनीज पे लगेंगी। मींस पनिशमेंट काफी बड़े लेवल पर होने वाली है। यस, कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अगर बना रहा है या उसके थ्रू रियल मनी गेम को प्रमोट कर रहा है, तो उन पे 50 लाख रुपीस का फाइन लगेगा या फिर 2 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट लगेगी। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक पूरा सिस्टम है मैम, जिसमें कंपनीज इन्वॉल्व हैं, बैंक्स हैं जो उनको पैसा दे रहे हैं, और बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे कि मैम आपने देखा होगा विंजो के ऐड में, जूपी के ऐड में, क्रिकेटर्स, क्रिकेटर्स, कॉमेडियंस एग्जैक्टली। एडवर्टीजमेंट्स में आते हैं, उनको प्रमोट करते तो हैं। मैम सेलिब्रिटीज को भी इसमें पनिशेबल ठहराया जाएगा? बिल्कुल मैम, स्पेशली क्योंकि हमने रीसेंट ट्रेंड्स देखे हैं कि सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स ऐसे प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करते हैं, तो स्पेशली उन सर्कमस्टांसेस के लिए। ऑडियंस अट्रैक्ट भी ज्यादा होती है मैम, जब सेलिब्रिटी इन्वॉल्व होता है तो ऑडियंस भी ज्यादा अट्रैक्ट होती बिल्कुल है। मैम, स्पेशली मैम जो कि इतने अवेयर या एजुकेटेड नहीं है, वो जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, तो लाइक उनको कोई भी है, लिमिट। अमिताभ बच्चन है, कोई क्रिकेटर है, कोई उसको प्रमोट कर रहा है, तो लोग सोचेंगे ये कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं, हम बिल्कुल खेलेंगे इस मैम, गेम को। इसी वजह से मैम हमने एक स्पेशल प्रोविजन, गवर्नमेंट ने इस एक्ट में एक स्पेशल प्रोविजन डाला है कि अगर कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट कर रहा है और अगर वो एडवर्टीजमेंट मिसलीडिंग है, तो उन पे फाइन भी लगेगा और इम्प्रिजनमेंट भी होगी। तो कंपनीज को सेपरेटली अकाउंटेबिलिटी होगी, कंपनीज की उनको सेपरेटली अकाउंटेबल ठहराया जाएगा? हाँ जी मैम, जैसे कि हमारे कंपनी लॉ में भी हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो अगर कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ कर रही है जो कि बाय लॉ सही नहीं है या कुछ भी इलीगल कर रहे हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम जो कॉर्पोरेट व्हील होती है उसको लिफ्ट करते हैं, और जो भी रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट में, कंपनी के सीईओज, एमडीज, जो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको हम अकाउंटेबल होल्ड करते हैं। तो ऐसे ही इस एक्ट में भी अगर कोई भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ऐसा चल रहा है, कोई कंपनी बना रही है या प्रमोट भी कर रही है मैम, एड कर रही है किसी भी तरीके से, अगर कोई कंपनी कोई टेक्निकल सोल्यूशन दे रही है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी गेम बना रही है मैम, ठीक है, अब उन्हें अपने गेम के लिए कोई टेक्नोलॉजी का सोल्यूशन चाहिए या कोई उन्हें एक ऐप सर्विस चाहिए, जिसके लिए वो एक थर्ड पार्टी से ऐप सर्विस ले रहे हैं। तो क्योंकि वो थर्ड पार्टी एक तरीके से उन्हें एड कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है उस गेम को बनाने में, चलाने में, उनको भी अकाउंटेबल होल्ड किया जाएगा इस एक्ट के थ्रू मैम। तो ये जो पूरा सिस्टम है गेम को स्टार्ट करने से लेके उसकी फंडिंग से फंडिंग लेके से लेके प्लेटफॉर्म्स उसकी, तक उनको लेके आना, ठीक है। और लोगों से पैसे लेना उन गेम्स को प्ले करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए
होलिस्टिकली पूरा सिस्टम को अकाउंटेबल किया अकाउंटेबल जा किया सकता है मैम। मैम एक्ट में कोई गाइडलाइंस भी दी हुई है, मतलब किस तरह से बताएगा एक्ट के क्या खेलना है क्या नहीं खेलना है, कोई पर्टिकुलर गाइडलाइन देता है हमें एक्ट? मैम एक्ट तो गाइडलाइन नहीं देता है, इट्स अ स्मॉल टाइनी एक्ट है, ये छोटा सा एक्ट है। इसमें हमने अलग टाइप के गेम्स देखे हैं और क्या पेनल्टीज होंगी, कैसे अथॉरिटी बनेगी, बेसिक ये तो हमें इसको एक रेगुलेट कैसे फ्रेम। करेंगे, मतलब कोई पर्टिकुलर रूल्स होंगे, कुछ है इसमें? हाँ जी मैम। तो मैम एज पर सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट, यूनियन गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो इस एक्ट के तहत रूल्स बना सके इस एक्ट को एनफोर्स करने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लास्ट ईयर 2025 में ऑनलाइन गेमिंग रूल्स बनाए थे, नोटिफाई किए थे। अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम एक रजिस्ट्री बनाएंगे, एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाएंगे इंडिया में, जिसका काम होगा रजिस्टर करना, और रजिस्ट्री का काम होगा रजिस्टर करना, और जो हमारी ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी होगी उसका काम होगा रेगुलेट करना और प्रमोट करना गेम्स को। तो जो मनी गेम्स हैं उनको हम प्रोहिबिट करेंगे, लिमिट करेंगे, उनको कम्प्लीटली बैन कर देंगे, और जो हमारे सोशल गेम्स हैं और जो हमारे ई स्पोर्ट्स हैं उनको हम प्रमोट करेंगे और रेगुलेट करेंगे। तो अगर हमारे किसी भी गेम में कोई चीज़ हमें लगता है कि आपत्तिजनक है या हमें लगता है कि सही नहीं है, तो उसको वहीं पर ही या तो उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा उस अपने एस्पेक्ट को, या फिर उसको बंद कर दिया जाएगा। और अगर हमें लगता है कि कोई ई स्पोर्ट्स है या कोई ऐसा गेम है जो कि स्किल बेस्ड है, तो हम उसको आगे प्रमोट करेंगे। और मैम मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि इंडिया में जो एफडीआई है, यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट Direct इन्वेस्टमेंट है, investment. उसका एक मेजर चंक जो है जो आईटी सेक्टर में भी आता है। तो अगर हम इसको कंप्लीटली बैन कर देते हैं तो जो एफडीआई है वो हमारा लिमिट हो जाएगा। और जैसे इकोनॉमी ने हर एक सेक्टर में एफडीआई को परमिशन दी है, वैसे ही हमने इस सेक्टर में भी एफडीआई को परमिशन दे रखी है 100%, कि 100% कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स तक फॉरेन से आ सकती हैं। तो इसलिए हम इसको कम्प्लीटली बैन नहीं कर सकते। हम चाहते हैं जो सही टाइप के गेम्स हों, हमारे ई स्पोर्ट्स हों या स्किल बिल्डिंग गेम्स हों, उसमें हम चाहते हैं फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टमेंट आता रहे। इसलिए हम उनको प्रमोट कर रहे हैं इस एक्ट के थ्रू। जो रूल्स हैं, जो हमारे रूल्स बने हैं, इसमें सिर्फ रेगुलेटरी बॉडी नहीं बल्कि और भी बहुत सारे इसमें अलग अलग मैकेनिज्म्स इस्टेब्लिश करें। जैसे इसमें एक 3 टायर मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करा है कि अगर किसी को ग्रीवेंस है, फॉर एग्जाम्पल आप कंज्यूमर हैं, आपने कोई गेम में सब्सक्राइब किया है और आप कोई ग्रीवेंस है, कोई लॉस हो जाता है, फाइनेंशियल कोई लॉस सपोज हो जाता है। फाइनेंशियल लॉस, या आपने जो अवेल किया था या कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, अच्छा आपको मैम, मैं वैसी आपको एक सर्विस। सेकंड के लिए आपसे कुछ हाँ जी। पूछना चाहती हूँ, एक माइंड में क्वेश्चन आया है। अगर सपोज कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, क्या उसको रिकवर किया जा सकता है? अगर मैम आपका कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, पहली बात तो मैम अगर आपका मनी बेस्ड गेम है तो वो तो बैंड ही है, तो उसको तो आप खेल ही नहीं सकते। अभी भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इन द लास्ट 1 वीक अराउंड 200 ऐप्स को, ऐसे गेम्स को अभी हमने बैन किया है इन द लास्ट वन तो दे आर वीक। कम्प्लीटली बैंड? यस मैम। अब मैम व्हाट इज हैपनिंग इज, जो भी कंपनीज हैं जैसे कि ड्रीम 11 फैंटेसी गेम्स जो थे, जो मनी बेस्ड गेम थे, अब ये कंपनीज क्या कर रही है मैम, नाउ अब ये शिफ्ट कर रही हैं, दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स। ओके। तो अब मैम इससे हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा ये है कि जो पैसा पहले मनी लॉन्ड्रिंग या टैक्स इवेजन की वजह से गलत जगह जा रहा था इन गेम्स के थ्रू, अब वो पैसा जो है वो लगेगा एक दूसरा गेमिंग सेक्टर बिल्ड करने में, जिससे हम स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, या हम उनके थ्रू आगे चल के अपनी जो यूथ है उनको ई स्पोर्ट्स में और उनको केपेबल बना सकते हैं, ताकि वो कल जाके ओलंपिक्स में ई स्पोर्ट्स खेल सकें। तो जो पैसा पहले गलत जगह इन्वेस्ट हो रहा था, अब वो अच्छे स्पोर्ट्स बिल्ड करने में या स्पोर्ट्स के थ्रू स्किल्स बिल्ड करने में लग सकता है मैम। तो मैम ये जो हमारे रूल्स हैं, ऑनलाइन गेमिंग रूल्स, इनमें एक बहुत ही स्पेशल मैकेनिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, ग्रीवेंस रिड्रेसल का। ओके। तो मैम ग्रीवेंस रिड्रेसल का मतलब ये होता है किसी को अगर कोई भी समस्या है तो उसका समाधान कैसे होगा। तो इस सेक्टर में बहुत तरीके के ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, या किसी ने सब्सक्रिप्शन फ़ी दी हो और तब भी वो एक्सेस नहीं कर पा रहा हो गेम, या फिर गेम जैसा उसको बताया गया हो वैसा ना हो। वैसा ना हो, या अनफेयर टेक्निक्स हो सकती हैं, या किसी का प्राइवेसी ब्रीच हो सकता है मैम।
फॉर एग्जांपल आपने अपनी बेसिक डिटेल्स डाली गेम खेलने के लिए, आपका डेटा लीक हो गया अच्छा कहीं। मैम, एक सेकंड मुझे बताइएगा, जैसे मेरे पर्सनल डाउट है, जैसे आपने बताया अभी कि जैसे कोई गेम ऑपरेट कर रहा है, कोई आपने बताया प्लेयर विक्टिम है, प्लेयर खेल रहा है, तो क्या उसको कहीं और से ऑपरेट करके कुछ इस तरह से उसको जिताया या हराया जा सकता है? मतलब कुछ बायसनेस इसमें हो सकती है, या फिर ये अपने आप ही चलता है, कुछ इस तरह से बताएंगे? मैम वैसे मोस्टली जो गेम्स होते हैं वो ऑटो प्ले मोड पे चलते हैं। ओके। तो जो कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन उन गेम्स को बना रही है या जो उनको प्लेटफॉर्म्स पे रन कर रही है, उनका रोल लिमिट हो जाता है एक बार कोई उनको गेम्स को खेलने लगे। तो मैम ये जो इशू था ये मोस्टली होता था जो आपके मनी गेम्स होते सपोज थे। हाँ, कोई रिवॉर्ड कहीं पर अगर इंक्लूड हुआ तो उसमें शायद बिल्कुल। हो सकता था ये। जैसे मैम अगर आप विंजो या जूपी के गेम्स ज़ूपी के देखो, गेम्स। तो पहले आपको दो तीन राउंड्स जिताए जाते थे ताकि आपका हम्म। इंटरेस्ट बने। उसके बाद जब आपके इन्वेस्टमेंट्स या स्टेक्स बढ़ने लगते थे या आप ज़्यादा डबल पैसे डबल इन्वेस्ट पैसे। करने लगते थे, तो उसके बाद क्या होता था मैम कि वो एकदम आप सारे गेम्स हारने लगते थे। तो कहीं न कहीं वो एक बायस था या वो पहले से ही जो गेम था उसमें एक कुछ सेटिंग इस तरह से कर दी सेट जाती होगी। पैटर्न सेट कर रखा था। एग्जैक्टली। तो क्या था मैम, ये होता था आपके रियल मनी गेम्स में, ठीक है? तो अब इस वजह से जो रियल मनी गेम्स हमने इसी वजह से गवर्नमेंट ने उसको बैन करा है, ताकि ये जो बायसेस थे या जो पैटर्न्स थे जिसकी वजह से नॉर्मल प्लेयर्स को, कंज्यूमर्स को दिक्कत होती थी, वो अननेसेसरीली उनका फाइनेंशियल रूइन होता था। तो उसको लिमिट करने के लिए हमने ऐसे वाले गेम्स को बैन कर दिया है। ओके। लेकिन जो बाकी गेम्स हैं जो कि अभी अलाउड हैं, अगर उनमें आपको कोई ग्रीवेंस है या आपको कोई भी समस्या आती है, उसके लिए जो रूल्स हैं उनके हिसाब से हमने एक 3 लेयर में एक मैकेनिज्म, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जिसे हम ओके। कहते हैं, सेट किया है। तो ये जो 3 टियर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, इसके हिसाब से सबसे पहले आप एक इंटरनल कंप्लेंट फाइल करेंगे। तो जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है या प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे कंप्लेंट फाइल करेंगे। उसके बाद आप जाएँगे एक ग्रीवेंस एपेलेट कमिटी के पास। अगर आप अब जो आपको डिसीजन दिया गया है, अगर आप उससे सहमत नहीं हैं, तो आप एक ग्रीवेंस एपेलेट कमिटी के पास जाएँगे। अगर आप उनके भी डिसीजन से सहमत नहीं हैं, फाइनली आप जाएँगे जो हमारी ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो इस एक्ट के तहत हमने बनाई है, आप फाइनली उसके पास जाएँगे। तो कोई भी अगर किसी को भी ग्रीवेंस है, कोई भी समस्या है, वो इन 3 चरणों के द्वारा फाइनली अपनी समस्या का समाधान ले सकता है। तो ये एक स्पेशल मैकेनिज़्म है जो हमने इस एक्ट में जो इन रूल्स के थ्रू गवर्नमेंट ने बनाया है, ताकि किसी का भी कोई भी कंसर्न हो, वो वहीं पे ही सॉल्व हो तो जाए। मैम ये कह सकते हैं एक हायरार्की है। बिल्कुल मैम, ये एक 3 टियर हायरार्की है। तो अपने अगर सपोज ग्राउंड लेवल पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन मिल गया है उसको, लेकिन वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो अपर लेवल पे जा सकता है। बिल्कुल मैम, किसी भी रीज़न से हो सकता है, भले ही उसको लगे कि मेरे केस में इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुई, ठीक से नहीं हुई है। या अगर किसी को लगता है कि पूरे एविडेंस ठीक से देखे नहीं गए हैं या चीज़ें मेरे फेवर में नहीं आई या कोई बायसनेस है, कोई बायसनेस किसी लगती भी है। रीज़न से वो जाके अपर अथॉरिटी में अपनी अपील डाल सकता है। ओके मैम। और मैम इंडियन सिस्टम, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम कह लें आप, या फिर जो हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है, वो भी ऐसे ही चलता है। जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है मैम, एज पर दैट एक्ट जो हमारा कंज्यूमर एक्ट में ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, वो भी ऐसे ही वो भी चलता है ऐसे ही मैम। चलता है। 3 टियर मैकेनिज्म होता है। तो उस यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करते हुए हमने इस एक्ट, गवर्नमेंट ने इन रूल्स में भी 3 टियर मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया जैसे है मैम मैम। अभी आपने बताया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारे पास पहले से था, और इस एक्ट के आने से क्या कुछ उसको सपोर्ट मिलेगा या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हैं दोनों में? मैम देखिए, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें एक ब्रॉड डेफिनेशन दी गई है कंज्यूमर की, कि कंज्यूमर में कौन-कौन होता है जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल करता है, किसी गुड्स को कंज्यूम करता है या किसी सर्विस को अवेल करता है, किसी सर्विस प्रोवाइडर्स, उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। तो ये एक्ट उस एक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है। ये एक्ट कहता है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे गेम्स को खेलता है, वो उन गेम्स का कंज्यूमर है, और जो भी उन गेम्स को बना रहा है, प्रमोट कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, वो एक तरीके का सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये एक्ट हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है।
ये कहता है कि वो जो कंज्यूमर है जो कि गेम खेल रहा है उसके भी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसके सामने कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं आना चाहिए, या अगर उसका मनी है जो उसने किसी सब्सक्रिप्शन फ़ी में दिया है, या अगर किसी प्रकार का उसको टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई कमिटमेंट दी गई है तो उसको वो जो सर्विस है मिलनी चाहिए, बिल्कुल उसी सेट स्टैंडर्ड की जैसा कि उसको प्रॉमिस किया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट में। तो ये हमारा जो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट है मैम, ये हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट करता है। तो आप ये कह सकते हैं पनिशमेंट, अगर सपोज एक पर्टिकुलर एक्ट की पनिशमेंट वहाँ दी है और इस एक्ट में भी दी होगी, तो कौन सी एप्लीकेबल होगी? मैम देखिए ये हमारे जो इंटरप्रिटेशन होता है लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स होता है, एक सब्जेक्ट होता है लॉ यस में। मैम। इसका मैम एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है कि अगर किसी भी डोमेन में एक स्पेशल लॉ है तो वो हमेशा जो जनरल लॉ है उस पर प्रिवेल करता है। एग्जैक्टली। तो मैम अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोई पनिशमेंट देता है या कोई जनरल बात करता है, और ये एक स्पेशल एक्ट हो गया हमारा ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, तो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट में जो भी लिखा है वो स्पेशल लॉ है, तो जो इसमें लिखा है वो प्रिवेल करेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, उसके कंपैरिजन में ये प्रिवेल करेगा हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर। ओके मैम। मैम अगर अब बात करें सोसाइटी पे इस नए एक्ट की इम्पैक्ट की, तो आपको क्या लगता है क्या इम्पैक्ट होगा? हमारी सोसाइटी किस तरह से इसको कंसिडर करेगी? एक बाउंडेशन समझेगी इसको, या कुछ कुछ लोग इसको फ्रीली एंजॉय करेंगे, इसको कुछ एंटरटेन करेंगे कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है? जो यूथ होगा शायद उसके लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है, उनकी फ्रीडम को कहीं कर्टेल किया जा रहा है, उनको ऐसा लग सकता है कि कर्टेलमेंट ऑफ फ्रीडम, वी आर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस, वी आर सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे, तो फ्रीडम कहीं कर्टेलमेंट के चांसेस हैं इसमें? मैम देखिए अगर मैं इस एक्ट के इम्पैक्ट की बात करूं तो इसके जो इम्पैक्ट हैं, एक इम्पैक्ट है इसके सोसाइटी पे और एक इसके इम्पैक्ट हैं उन कॉरपोरेशंस पे जो कि ये गेम्स बना रही थी। तो मैम अगर सबसे पहले हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी पे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है मैम, क्योंकि आप देखिए आज के टाइम में मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, सिवियर एंग्जाइटी अटैक्स, सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत कॉमन है, स्पेशली आजकल की यूथ में, क्योंकि मैम इंडोर एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस है। हमारे करिकुलम भी स्कूल के ऐसे बिल्ड हो गए हैं आज के टाइम फिजिकल में मैम। एक्टिविटी कोई करना नहीं चाहता, बिल्कुल मैम, करना भी नहीं चाहते हैं, और मैम आपके पास वो ऑप्शंस भी स्पेस नहीं है, नहीं बहुत है, ज़्यादा ऑप्शंस स्पेस नहीं है। अवेलेबल नहीं है। आप देखिए दिल्ली में पिछले मैम 2 महीनों से इतना सिवियर पोल्यूशन है कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को आउटडोर आउटडोर एक्टिविटी के लिए एक्टिविटीज के लिए जाने ही जाने नहीं ही, दे रहा। एग्जैक्टली। तो मैम इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए, और मैम आज के टाइम में डिजिटल पेनिट्रेशन, मतलब इस हद तक हर किसी के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, 4G नेटवर्क्स का एक्सेस है कि किसी को भी मतलब इट इज़ वेरी इजी आज के टाइम में कि आप कहीं पे बैठे कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कहीं पे भी बैठे हुए आप किसी भी रूरल एरिया में, रिमोट विलेज में बैठ के आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे गेम खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप इंटरनेट और फ़ोन्स के एक्सेस के थ्रू। तो मैम आज के टाइम में सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव इसलिए भी है कि एक तो यार वो जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो आपके थोड़े लिमिट कर सकता है, कंप्लीटली एलिमिनेट तो नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पर जो आपको रेस्टलेसनेस या एंग्जाइटी, या जो अभी मैम रीसेंट रिपोर्ट में देख रही थी जिसके हिसाब से बच्चों में जितने भी मूड स्विंग्स हैं जो पहले बच्चों में हमने कभी नहीं देखे होंगे, एग्जैक्टली, हमारे वो टाइम पे होते ही नहीं थे। बिल्कुल मैम। इमोशंस होते थे बच्चों में, अब आजकल देख रहे हैं ये ऑनलाइन गेम्स आने से ना बच्चे कट हो रहे हैं अपने पेरेंट्स से, इमोशंस से कट होना चाहते हैं। वो चाहते हैं एक सेपरेट उनको रूम मिल जाए, मोबाइल फोन मिल जाए, ऑनलाइन गेम चल जाए, बस वो दे स्पेंड होल डे, दे कैन स्पेंड होल डे इन अ सिंगल रूम विदाउट हैविंग फूड एंड ऑल। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पाती है इमोशंस से बच्चों को। मैम इसी वजह से उनमें मूड स्विंग्स हो रहे हैं जो कि पहले बच्चों में हम नहीं देखते थे। पहले बच्चे धीरे धीरे अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखते थे लाइफ के अलग अलग इवेंट्स से, इंसिडेंट से, बट आजकल क्या है कि उनको इन अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों में उनके सामने इतना ज़्यादा वीडियोस, गेम्स और अलग अलग कलर्स, अलग अलग इमोशंस, लैंग्वेजेस, इतना कुछ एक साथ डिस्प्ले हो जाता है इन तो एक गेम्स में। डिटैचमेंट हो गया पेरेंट्स तो के बीच में और बच्चों के बीच में भी बिल्कुल कह मैम। सकते हैं। तो अब मैम तो कहीं ना इस कहीं शायद इस एक्ट के आने से एक बैलेंस्ड लाइफ बिल्कुल उनको मैम, मिले। बिल्कुल मैम। एंड यही हमारा टारगेट है, जो गवर्नमेंट का टारगेट है इस एक्ट के थ्रू, वो यही है कि
हम जो यूथ है उसको सही जगह उसकी एनर्जी को यूटिलाइज यूटिलाइज सकें। करें, चैनलाइज जो करें। इंडिया एक ऐसी कंट्री है इस वक्त जिसमें यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप जापान या और ऐसी कंट्रीज देखें तो वहाँ पे यूथ पॉपुलेशन बहुत नेग्लिजिबल होती जा रही है और मोस्टली डिपेंडेंट्स एजड पॉपुलेशन हो गई है। इंडिया में यूथ पॉपुलेशन अभी काफ़ी है। हम इस और अगर फेज हमारा को यूथ ही इन सब चीज़ों में लग जाएगा तो हमारे यहाँ से इन्वेंशंस कहाँ से निकलेंगी? बिल्कुल मैम, इन्वेंशंस हो गए या बच्चों में अलग अलग स्किल का स्किल का डेवलपमेंट हो डेवलपमेंट गया। नहीं होगा, रुक एंड जाएगा। मैम अभी रिसेंट एक न्यूरोलॉजिकल सर्वे हुआ था, उसमें ये पाया गया था कि बच्चों का जो ब्रेन है उसका कंप्लीट डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा है। एग्जैक्टली। हमारी यूथ का आज के टाइम में इंडिया में जो न्यूरोलॉजिकल सर्वे बताता है यूथ का कंप्लीट मेंटल डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो बचपन से ही वो गेम्स खेलने लगते हैं। या आप देखिए कि जो ये अब देखिए ना, ऑनलाइन पेरेंट्स वर्किंग है, वो क्या करेंगे? अपने बच्चों को मोबाइल्स वो होल्ड करा देते हैं, उसके बाद बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, दे डजंट केयर। मैम यहाँ पे पेरेंट्स की भी पेरेंट्स की भी अकाउंटेबिलिटी आ अकाउंटेबिलिटी जाती होती है। है, तो कहीं ना कहीं हम भी थोड़े से गलत हो जाते हैं, पेरेंट्स गलत हो जाते हैं। बिल्कुल मैम। और तो एक मैम मॉनिटर हमें कुछ भी उनके ऊपर करना पड़ेगा। कुछ मैम पेरेंट्स की भी इसमें थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी का इशू है। कुछ क्योंकि लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो गई है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि पेरेंट्स को दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, बच्चों के कोई पास स्ट्रेस कोई नहीं लेना केयर चाहता, इसलिए अपना स्ट्रेस वो मोबाइल के थ्रू बच्चे के ऊपर बच्चों को। छोड़ देते हैं कि वो अपने बिल्कुल आप जो मैम। करना है करो तुम। एंड मैम पेरेंट्स भी तो इन्वॉल्व है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके बच्चे गेम्स खेल रहे एग्जैक्टली, हैं। पेरेंट्स आज खुद के खेल रहे टाइम हैं। बिल्कुल मैम, जो पेरेंट्स हैं वो भी तो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स में इन्वॉल्व है। तो हम पूरी अकाउंटेबिलिटी ना पेरेंट्स की होल्ड कर सकते हैं ना बच्चों की। तो गवर्नमेंट हैज़ डन देयर बिट। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक पूरा मैकेनिज्म आपको बना के दिया है और कहा है कि जो गेम सही है वेरी गुड, इनको प्रमोट करो। और जो हमारे इकोनॉमी के लिए, बच्चों के लिए, यूथ के लिए, सबके लिए थोड़े हार्मफुल हैं, जिनमें मनी इन्वॉल्व है, जो कि आगे चल के बहुत ही ज़्यादा हो सकता है एक्सट्रीम लेवल पे अगर चले जाएं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी पे या घरों के इकोनॉमिकल सिचुएशन पे। तो उन गेम्स को हमने शायद गवर्नमेंट कहती है कि इनको बैन करो। तो हमारी गवर्नमेंट ने एक राह दिखा दी है हमको, अब बिल्कुल चाहत मैम। हमारी है कि हम उस पर चले ना चले, राइट? बिल्कुल मैम, एब्सोल्युटली मैम। और मैम ये तो इम्पैक्ट हो गया मेंटल हेल्थ वाला, जो हम कहें अपने सिटीजन्स पे। दूसरा मैम, अल्टीमेटली हम कंज्यूमर भी हैं। तो ऑनलाइन गेम्स जो हैं ये एक तरीके के सर्विसेज हैं सर्विस जो एक सर्विस प्रोवाइडर हमें दे रहा है, जिसे हम अवेल कर रहे हैं। तो इसके थ्रू हम अपने कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं मैम। क्योंकि अल्टीमेटली एक वेलफेयर इकोनॉमी है इंडिया, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि जो वेलफेयर अपर लेवल पे हो रहा है वो पूरी कंट्री में ट्रिकल डाउन होके लोअर लेवल पे सबके पास पहुंचे। तो अगर ऐसा कुछ है, कोई लॉ है जो कंज्यूमर वेलफेयर की बात कर रहा है या कोई सही सर्विसेज मिल रही हैं तो वो सबको मिले। अगर कोई सर्विसेज हैं जैसे कि ऑनलाइन गेम्स हो गए जो कि हमें लगता है कि किसी काफ़ी वजहों से हार्मफुल हैं, हम उनको लिमिट करें, तो ताकि सबको यूनिफॉर्मली इसका एक्सेस मिले, सब कंज्यूमर्स हैं, सबको सही सर्विसेज मिले। इसके लिए भी ये ज़रूरी था कि एक ऐसा लॉ लाया जाए। तो अगर सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट पॉजिटिव, होने वाला है हमारे बिल्कुल लिए। मैम, इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट इफेक्ट भी है मैम इसका? आपको क्या लगता है, मतलब सोसाइटी पे कुछ नेगेटिव भी इसको लेगी सोसाइटी? सोसाइटी का है, या अगर स्टेट्स की बात करें जैसे हमने बात की थी स्टार्टिंग में भी, तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स आप इसके बारे में बताइए कुछ। मैम सोसाइटी की अगर पहले मैं बात करूं तो सोसाइटी पे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स ये हो सकते हैं कि सिटीजन्स बोलें कि हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अफेक्ट हो रहा है, इससे राइट टू चूज़ अफेक्ट हो रहा है। बिकॉज अल्टीमेटली एक कंज्यूमर के पास राइट है कि वो चूज़ कर सके कि कैसी सर्विसेज उसको अवेल करनी है और कैसी नहीं करनी। तो एक सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑफ कोर्स आर्टिकल 19(1)(a अफेक्ट होता है एक सिटीजन का अगर हम गेम्स को बैन करें। पर एट द सेम टाइम मैम, क्योंकि इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स ओवरऑल सोसाइटी पे, सिटीजन्स पे ज़्यादा है, तो अगर हम उसको एक बार को थोड़ा साइड भी रख दें तो जो कॉरपोरेशंस हैं, जो कंपनीज हैं, उनने काफ़ी ह्यू एंड क्राई मचाए इस ऑनलाइन एक्ट को लेकर। उसका रीज़न ये है मैम, क्योंकि जो कंपनीज हैं, आप जानते हैं इंडिया में काफ़ी आईटी हब्स हैं, वहाँ पे बहुत कंपनीज ऐसी हैं जो कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से चल रही हैं। तो मैम अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करें तो आईटी सेक्टर में जो जॉब एम्प्लॉयमेंट है
वो काफ़ी इफ़ेक्ट होगा इससे? बिल्कुल मैम, जो अगर आप देखें आईटी सेक्टर में जितने भी इंडिया में आईटी हब्स हैं, उनमें लार्ज चंक ऑफ कंपनीज़ जो हैं वो गेमिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं। तो अगर हम एक तरीके से अपने रियल अगर मनी इनको गेम्स बैन कर देंगे तो उनकी जॉब दे विल बी बिल्कुल जॉबलेस। मैम। तो बट मैम इसके लिए क्या है कि जो गवर्नमेंट प्रपोज़ कर रही है वो ये है कि जितनी भी वर्कफ़ोर्स जो कि हमारे रियल मनी गेम्स में या ऑनलाइन गेम्स में इन्वॉल्व थी, उनको अब हम सोशल ऑनलाइन गेम्स और हम उनको ई-स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें। बिकॉज़ मैम तो उनको शिफ्ट कर देंगे, राइट? बिल्कुल मैम, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब हमने ओलंपिक्स में भी ई-स्पोर्ट्स की एक स्पेशल कैटेगरी बनाई है। तो अगर हम अपनी वर्कफ़ोर्स को उस तरफ डाइवर्ट करें जिससे कि हम ई-स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सकें या ऐसे गेम्स बनाएँ जिससे हम वो स्किल बिल्डिंग करें यूथ की या सभी की, तो उससे क्या है कि मैम एक तो आपका वर्कफ़ोर्स शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। दूसरा मैम जो ई-स्पोर्ट्स हैं उनको हम प्रमोट कर पाएँगे तो इंडिया को हम एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड दे पाएँगे इंटरनेशनल फ्रंट में आगे चल के ई-स्पोर्ट्स में। तो ओवरऑल मैम देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट को हम मैनेज कर सकते हैं, अगर हम डाइवर्ट कर दें वर्कफ़ोर्स को एग्ज़ैक्टली। रियल मनी गेम से सोशल गेम्स और ई-स्पोर्ट्स की तरफ। क्योंकि वो एक अच्छी कैटेगरीज़ हैं, वर्कफ़ोर्स के लिए भी और इंडिया का ओवरऑल आगे चल के स्पोर्ट्स में हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा, तो एम्प्लॉयी उसके लिए भी। जॉबलेस नहीं होगा, कहीं न कहीं वो एंगेज हो जाएगा किसी दूसरी एक्टिविटी में। बिल्कुल मैम, एब्सोल्यूटली। ओके मैम। अच्छा मैम, अगर हम बात करें अब हमारे व्यूअर्स के लिए, तो आप कोई अपनी साइड से कोई एडवाइस देना चाहेंगी उनको ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के अंडर, या फिर कोई इसके रिगार्डिंग कि किस तरह से उनको खेलना चाहिए, कैसे इसको मैनेज करना चाहिए? मैम सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक इन माय अंडरस्टैंडिंग ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। क्योंकि हम कंप्लीटली किसी चीज़ को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, हमारे डिजिटल सिस्टम से, हमारे फ़ोन से, टैबलेट से। हम बस ये कह रहे हैं, गवर्नमेंट का बस इतना इनिशिएटिव है कि जो गेम्स जिसमें मनी इन्वॉल्व्ड है, उसको हम बैन करके जो स्पोर्ट्स, जो गेम्स, ऑनलाइन गेम्स अल्टीमेटली बेनिफिशियल हैं, स्किल बिल्डिंग है, एंटरटेनिंग है या नॉलेजेबल है, हम उनको प्रमोट करें। गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग कि जो भी हमारी ऑनलाइन बेटिंग, गैम्बलिंग होती थी, उसको हम लिमिट करें। गवर्नमेंट हर तरीके के स्पोर्ट्स को बैन नहीं कर रही। सो सबसे पहले हमें ये मिसकंसेप्शन हटाना होगा कि टोटली गेम्स बैन हो जाएँगे। दूसरा, आई बिलीव मैम कि हमें एक अकाउंटेबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर एंड भी लेनी होगी एज़ कंज्यूमर। बीइंग अ पेरेंट क्योंकि टू एंड बीइंग अ बीइंग अ प्लेयर टू। पेरेंट, यस। बच्चों को भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, नॉलेज देनी होगी और जो यूथ है हमारी, बेसिकली जो अवेयरनेस हाँ, की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल हमारी मैम। सोसाइटी को अवेयर करने की ज़रूरत है। सोसाइटी को अवेयर करने की ज़रूरत है और अवेयरनेस सिर्फ मैम ऐसा ना हो कि हम यूथ पे ही फोकस करें, जो सीनियर सिटीजन्स सबके हैं लिए एक या कि जो हुँ, एक एम्प्लॉयड पर्सन है इस देश का, सबके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी कि आप अपने फंड्स को, आप अपनी एनर्जी को, टाइम को चैनलाइज़ करें उसको। चैनलाइज़ करें। कुछ बिल्कुल मैम। खेलें, लेकिन थोड़ा पर्टिकुलर आवर्स के लिए खेलें, पूरा दिन ना खेलें। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया था मैम कि इंडिया में करंटली जो हमारी यूथ है यानी कि जो 9 टू आप कह सकते हैं 17 इयर्स की एज के बच्चे होते हैं, एडोलेसेंट्स होते हैं, वो अपने दिन का 3 टू 6 आवर्स ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पे बिताते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप खेल ही रहे हैं, तो आप क्यों ना ई-स्पोर्ट्स खेलें? आप क्यों ना ऐसा कोई गेम खेलें जिससे आपका नॉलेज एनहांसमेंट हो, आपकी स्किल बिल्डिंग हो, आपकी मेंटल जो रोड ब्लॉक्स हैं वो क्लियर हों। ऐसे गेम्स खेलें जिससे स्ट्रैटेजी बिल्डिंग सीखें, आप मैनेजरियल स्किल सीखें या फिर कोई भी अगर एम्प्लॉयड पर्सन है, कोई भी जो वर्किंग है, वो ऐसे गेम्स सीखे जिससे वो मैनेजरियल स्किल सीखे। मैनेजमेंट करना, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग, ऐसे गेम्स खेलें। तो मुझे ऐसा लगता है मैम कि थोड़ी अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अपने लेवल पे भी लेनी है। अगर हमें पता चले कोई ऐसा गेम है जिसमें मनी इन्वॉल्व्ड है, तो हमें तुरंत जाके गवर्नमेंट को इसकी रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन करनी देनी चाहिए। चाहिए। एग्ज़ैक्टली। तो एज़ अवेयर सिटिज़न्स भी हमें अपनी ज़िम्मेदारी समझनी होगी। गवर्नमेंट के साथ ह गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होगा सपोर्ट हमें, करना होगा। ताकि हम बैन कर सकें ऐसे गेम्स को और जो बेनिफिशियल है उन्हें प्रमोट कर सकें। और मैम इसका इम्पैक्ट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्वेस्टमेंट्स, इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, हम उनको भी इस तरीके से चैनलाइज़ कर सकते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट्स जो गेम्स अलाउड हैं, जो कि परमिटेड हैं, उनमें जाएँ। जैसे कि ड्रीम इलेवन जहाँ पे पहले मनी गेम्स होते थे, अब वो अपनी वर्कफ़ोर्स को और अपने मनी को सोशल गेम्स में लगा रहे हैं।
तो इस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं उनको हम इन गेम्स में लगा सकते हैं या इन गेम्स में इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं। और तो उससे मैम इकोनॉमी भी इफेक्ट नहीं होगी हमारी, बिल्कुल मैम, इससे मैम टैक्स इवेजन कम टैक्स होगा। इवेजन कम होगा, जैसे कुछ फाइनेंशियल 300 करोड़ हम्म, हमारे पिछले कुछ साल में मनी गेम्स में हमारे वेस्ट हुए हैं, जो कि टैक्स में सरकार को मिल सकते थे और कहीं कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटी हो हो सकती सकती थी, थी एग्जैक्टली। तो वो टैक्स इवेजन कम होगा मैम। और मैम मनी लॉन्ड्रिंग, आप जानते हैं कि इंडिया में जो इकोनॉमी है वो इस वक्त क्रिपल्ड है, वो इस वक्त पूरी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग ने उसको जकड़ा हुआ है। तो मनी लॉन्ड्रिंग, ये हवाला ट्रांजैक्शंस, ये जो धंधा होता है या ब्लैक वाइट मनी का ट्रांजैक्शंस, इनको भी कुछ हद तक हम रेगुलेट कर सकते हैं अगर हम मनी गेम्स को रेगुलेट करें। और टेरर फाइनेंसिंग मैम, तो मैम जो ये रीसेंट ट्रेंड है, हम देख रहे हैं कि टेरर फाइनेंसिंग हो रही है इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, क्योंकि आप मैम ट्रैक नहीं कर सकते कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है और वो कहाँ कहाँ जा जा रहा रहा है। है? तो आप सर्टेनली कह नहीं सकते, पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि किस प्लेटफॉर्म से वो पैसा आ रहा है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि बच्चे खेल रहे हैं, बट वो आइडेंटिटी बदल के जो बड़े लोग होते हैं या किसी प्रकार की टेरर एक्टिविटी चल रही होती है। तो ये जो टेरर फाइनेंसिंग है, इसको भी हम कुछ हद तक रेगुलेट कर सकते हैं अगर हम इन द ट्रू स्पिरिट, सही स्पिरिट में इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कोशिश करें। करें। और मैम इनोवेशन, हमारी देश का बहुत ही ये एक अहम मुद्दा है, मेक इन इंडिया, इनोवेट एग्जैक्टली, इन इंडिया। इनोवेट इन इंडिया। अगर हम अपने आईटी सेक्टर को सही तरीके से चैनलाइज करें, डायरेक्ट करें, तो हम काफ़ी हद तक मेक इन इंडिया को भी प्रमोट कर सकते प्रमोट हैं कर मैम। सकते हैं, इनोवेटिव और बन मैम सकते हैं। जो इनोवेशन है वो हमारी इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट व्हील है। तो जो हमारी कंट्री का टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, अगर हम इनोवेशन को सही स्पोर्ट्स में यूटिलाइज करें और प्रमोट करें, तो हम अपना, तो गेमिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है टू मेक इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो टू सम अप मैं यही कहूँगी कि ये एक सही डायरेक्शन में स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। इसको एनफोर्स करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रूल्स निकाले हैं, गाइडलाइंस निकाले हैं। अथॉरिटी भी, ये एक्ट हमें प्रॉमिस करता है कि एक अथॉरिटी बनेगी, रजिस्ट्री बनेगी, रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस पूरे एक्ट को और इसके रूल्स को सही स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करें गवर्नमेंट, और हम अपनी अकाउंटेबिलिटी भी समझें, तो आई बिलीव कि ये पूरा सेक्टर इस एक्ट की हेल्प से आगे चल के इकोनॉमी के लिए, यूथ के लिए, पूरे देश के लिए बहुत बेनिफिशियल बेनिफिशियल हो सकता है मैम। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये एक स्टेप है इन द राइट पॉजिटिव, डायरेक्शन। यस, बिल्कुल पॉजिटिव मैम, इफेक्ट। इन माय अंडरस्टैंडिंग आई थिंक ये एक ऐसा स्टेप है जो कि सरकार ने बहुत सही टाइम पे लिया है, और अगर इस लॉ को सही स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करें तो ये देश के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है मैम। Okay, ma'am. So here we will end our podcast. Thank you so much, Akshi ma'am, for your valuable time and your informative session. हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला, काफ़ी उनके जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए हैं हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू। तो मैम, वी होप टू सी यू अगेन इन आवर अपकमिंग पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, मेरे लिए भी बहुत ही वंडरफुल सेशन था ये, आपसे मिले, ये डिस्कशन हुआ, और कैम्पस कॉलेज ऑफ लॉ के इस थैंक यू सो प्लेटफॉर्म मच। से हम बच्चों को और यूथ को यूथ एजुकेट को कर पा एजुकेट रहे कर हैं, पा रहे हैं, और एटलीस्ट किसी इस, तरह से कर पा रहे बिल्कुल हैं। मैम, और ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी हद हर तक किसी से कनेक्टेड है, हर किसी की लाइफ हर को किसी टच की करता फैमिली है से मैम। कनेक्टेड है, मेरे खुद के बेटे से कनेक्टेड है, तो दिस इज अ गुड तो step ahead. थैंक यू सो Thank मच you so मैम, much, ma'am. थैंक यू।